एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से करीब 5,700 किलोमीटर दूर लिस्बन जा रही थी। यह आधी रात का समय था और फ्लाइट की डायरेक्शन अटलांटिक ओशियन थी। दोस्तों, अटलांटिक ओशियन वही जगह है जहां पर RMS टाइटैनिक शिप डूबा था। उसके बाद हाल ही में टाइटन सबमर्सिबल भी टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने गई थी और नतीजा पूरी टाइटन सबमर्सिबल पानी के हाई प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हो गई। जहाज अटलांटिक ओशियन के बीच में 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। दोस्तों, पायलट्स के लिए ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। पायलट ये सब हर रोज फेस करते हैं, लेकिन फ्लाइट में एक वाकया ऐसा होने वाला था जिससे पूरी सिचुएशन चेंज होने वाली थी। 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे अटलांटिक ओशियन के बीच पे पहुंचने के बाद पायलट को मालूम पड़ा कि फ्लाइट का फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने वाला है। इस सिचुएशन को फेस करने के लिए पायलट्स पूरी तरह से टेंशन में आ गए थे, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के बीच में फ्यूल खत्म होने का एक ही मतलब है और वो है मौत। आइए दोस्तों, ट्रांजिट एयरलाइन 236 की स्टोरी को आज के इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल ये घटना 23 अगस्त 2001 को देखने को मिली थी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के टेक ऑफ होने के लिए एयर ट्रांजिट एयरलाइन के एयरबस A33 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। दोस्तों, ये 7 घंटे की कंटिन्यूस फ्लाइट होने वाली थी और इस सफर के बीच में फ्यूल से जुड़ी कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। इन सब के बाद पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर बैठना शुरू हो गए और इस सफर में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स के अलावा 13 क्रू मेंबर्स उड़ान के लिए निकल पड़े। प्लेन को चला रहे थे 48 साल के रॉबर्ट पिशे, जिनको 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और दूसरे पायलट 28 साल के नौजवान डर्क डेगर, जिनको 5,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। दोस्तों, उस साल का यह जहाज केवल 2 साल ही पुराना था और एक भी फ्लाइट के दौरान इस जहाज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद पायलट ने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने फ्लाइट की डायरेक्शन अटलांटिक ओशियन के उस पार यानी लिस्बन की ओर कर दी और कुछ ही पल में जहाज 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जा पहुंचा। दोस्तों, फ्लाइट को टेक ऑफ किए 4 घंटे बीत चुके थे और अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और रात के समय के दौरान पैसेंजर्स भी सो रहे थे। फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ठीक बीच में पहुंच चुकी थी और यही वो समय था जब जहाज में एक प्रॉब्लम हो गई। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के करीब 1 बजे पायलट ने फ्लाइट के इंजन नंबर 2 में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। रीडिंग को नोटिस करने के बाद मालूम पड़ा कि इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा दिखा रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम हो रही थी और ऑयल टेम्परेचर भी लो दिखा रहा था। दोस्तों, पायलट्स ने ऐसी प्रॉब्लम पहली बार अपनी लाइफ में फेस की। प्रॉब्लम के दौरान पायलट ने फ्लाइट मैनुअल ओपन किया और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने लगे, लेकिन फ्लाइट मैनुअल में उनको इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। उसके बाद पायलट ने एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस यूनिट में कांटेक्ट किया और उन लोगों को इस एरर के बारे में बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को भी इस एरर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर आगे जाके पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद सेंसर ऑयल की कोई गलत रीडिंग दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, केवल 30 मिनट के बाद पायलट के सामने एक और नई एरर दिखाई दी, लेकिन इस बार यह मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। एरर के दौरान मालूम पड़ा कि एयरलाइन की दोनों विंग्स में फ्यूल इक्वली नहीं है, लेकिन पायलट के लिए यह प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस एरर को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वॉल को खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग्स में जाना शुरू हो गया और वापस से दोनों विंग्स में अब फ्यूल इक्वल हो चुका था। लेकिन कुछ ही मिनटों में कैप्टन के सामने और एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखाना शुरू हो गया। पायलट ने देखा कि फिर से राइट विंग में फ्यूल कम हो गया है। अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं बचा कि फ्लाइट को लिस्बन तक पहुंचाया जाए। अब कैप्टन के पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था और वो था एजोर्स आइलैंड। यह आइलैंड अटलांटिक ओशियन में मौजूद है। इस आइलैंड में एक एयरपोर्ट है जहाँ पर कैप्टन ने सेंटा मारिया ATC से कांटेक्ट किया और उनको इस मसले के बारे में बताया। कैप्टन ने बताया कि वो फ्यूल शॉर्टेज की वजह से एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक कैप्टन भी इस विचार में थे कि फ्लाइट एयरपोर्ट तक पहुंच पाएगी या फिर उनको ओशियन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस दौरान प्लेन में करीब 7,000 kg फ्यूल बचा था। दोस्तों, देखने में तो यह फ्यूल काफी ज्यादा लगता है, लेकिन असल में यह फ्यूल प्लेन के लिए सिर्फ 6% ही था और वो भी बहुत तेजी से कम होता जा रहा था। उनके पास अब केवल 25 मिनट का फ्यूल बचा था, जिससे एयरपोर्ट तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। अगर 39,000 फीट की ऊंचाई पर
फ्यूल खत्म भी हो जाए तो कैप्टन के पास ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बचा ही था। और दोस्तों कुछ ही पल में सारे डाउट कंफर्म हो गए जब फ्लाइट के राइट इंजन में आग भड़क उठी और इनको देखकर फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स भी अफरा तफरी मचाने लगे। सभी पैसेंजर्स काफी घबराए हुए थे। जहाज में करीब अब 4.5 टन फ्यूल और केवल एक ही इंजन बचा था। फ्लाइट को एक इंजन पर चलाना पॉसिबल नहीं था और अब प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। दूसरी ओर टेसेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हेल्प के लिए पूरी टीम तैयार हो गई थी। जहाज जो कि टेसेरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 केजी फ्यूल ही बचा था। और आगे जाके वही हुआ जिसका पायलट को डर था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पे चलने की वजह से जल गया और फ्लाइट अब बिना इंजन के अटलांटिक ओशियन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। अब टेसेरा एयरपोर्ट करीब 120 किलोमीटर दूर था और पायलट को यह डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके ही पार करनी थी। फ्लाइट में मौजूद सारे पैसेंजर्स को खौफनाक सिचुएशन देखने को मिली। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंचा तो जहाज को मजबूरन ओशियन में ही लैंड कराना होगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दोस्तों ओशियन में लैंडिंग करना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अगर इम्पैक्ट की वजह से पैसेंजर्स बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं और अगर पानी में नहीं भी डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। जहाज का एल्टीट्यूड अब 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में या तो जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर सीधा ओशियन में लैंड होगा। जब प्लेन और एयरपोर्ट का डिस्टेंस 15 किलोमीटर था तब प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था और नॉर्मली प्लेन को लैंड कराने के लिए इतने डिस्टेंस पर 3000 फीट रखना होता है। अब अगर तो पायलट ने नोज डाइव करके एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी और इस हालत में प्लेन को क्रैश हो जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसलिए पायलट ने प्लेन को वहीं पर 360 चक्कर लगवाया ताकि एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम हो सके। और दोस्तों 360 चक्कर के दौरान अब एल्टीट्यूड करीब 5000 फीट ड्रॉप हो चुका था। प्लेन की ऊंचाई अभी भी ज्यादा थी लेकिन इतनी नहीं कि एक और प्लेन का चक्कर लगाना पड़े। इसलिए कैप्टन ने प्लेन की डायरेक्शन सीधी एयरपोर्ट की ओर कर दी और प्लेन को कुछ एस टर्न्स लगवाए ताकि प्लेन का एल्टीट्यूड और थोड़ा कम हो सके। और एस टर्न के दौरान उतना समय मिल गया और जहाज का एल्टीट्यूड भी अब लैंडिंग करने जितना हो गया था। दोस्तों ये लैंडिंग बहुत खतरनाक होने वाली थी क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके थे और अंत में प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर लैंड हुआ जिसके दौरान 12 में से 8 टायर बर्स्ट हो गए। पायलट को जहाज को रोकने में दिक्कत तो बहुत हुई लेकिन आखिरकार पायलट ने प्लेन को सही सलामत लैंड करा दिया और फ्लाइट में मौजूद 293 पैसेंजर्स को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी प्लेन था जिसने इंजन के बिना सबसे ज्यादा वक्त तक ग्लाइडिंग करने का रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों इन सब के बाद प्लेन की जांच की तो मालूम पड़ा कि टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था लेकिन वो पार्ट किसी दूसरे प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई जिसने फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। दोस्तों इस घटना के 1 साल बाद दोनों पायलट को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड दिया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में इस घटना के बारे में जानकर जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।